नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लाओ त्सो की पुस्तक ताओ ते चिंग के हिंदी अनुवाद की जो श्रृंखला शुरू की थी हमने, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है, 8वां वीडियो है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और जो इसमें पहला अध्याय पढ़ेंगे वो 66वां अध्याय है। सभी धाराएं समुद्र में बहती हैं क्योंकि ये उनसे नीचे है। विनम्रता इसे इसकी शक्ति देती है। यदि आप लोगों पे शासन करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को उनसे नीचे रखना होगा। यदि आप लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको उनका अनुसरण करना सीखना होगा। गुरु लोगों से ऊपर है और कोई भी अपने आप को उत्पीड़ित महसूस नहीं करता है। वो लोगों से आगे निकल जाता है और कोई भी अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। सारा विश्व उनका आभारी है क्योंकि वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आइए 67वां अध्याय देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा बकवास है। दूसरे इसे उन्नत लेकिन अव्यावहारिक कहते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने अंदर झांका है, उनके लिए ये बकवास एकदम सही है। और जो लोग इसे व्यवहार में लाते हैं, उनके लिए इस उन्नता की जड़ें गहरी होती हैं। मेरे पास सिखाने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं: सादगी, धैर्य, करुणा। ये तीनों आपके सबसे बड़े खजाने हैं। कार्यों और विचारों में सरल, आप अस्तित्व के स्रोत पर लौट आते हैं। दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ धैर्य रखें। जिस तरह से चीजें हैं, आप उनके साथ सहमति रखें। अपने प्रति करुणामय होकर आप संसार के सभी प्राणियों में मेल मिलाप करते हैं। आइए अगला अध्याय देखते हैं, 68वां अध्याय। सबसे अच्छा खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है। सबसे अच्छा सेनापति अपने दुश्मन के दिमाग में प्रवेश करता है। सबसे अच्छा व्यवसायी सर्वहित की चीजें परोसता है। सबसे अच्छा नेता लोगों की इच्छा का पालन करता है। सभी गैर प्रतिस्पर्धा के गुण को मूर्त रूप देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है, लेकिन वे इसे खेल की भावना से करते हैं। इसमें वे बच्चों की तरह हैं और ताओ के अनुरूप हैं। आइए 69वां अध्याय देखते हैं। जनरलों की एक कहावत है, पहला कदम उठाने के बजाय इंतजार करना और देखना बेहतर है। 1 इंच आगे बढ़ने के बजाय 1 यार्ड पीछे हटना बेहतर है। इसे कहते हैं बिना बढ़े आगे बढ़ना, बिना हथियारों का इस्तेमाल किए पीछे धकेलना। अपने दुश्मन को कम आंकने से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। अपने शत्रु को कम आंकने का अर्थ है ये सोचना कि वो दुष्ट है। इस प्रकार आप अपने तीनों खजानों को नष्ट कर देते हैं और स्वयं शत्रु बन जाते हैं। जब 2 महान शक्तियां एक दूसरे का विरोध करती हैं, तो जीत उसी की होगी जो झुकना जानता है। 70वां अध्याय देखेंगे। मेरी शिक्षाओं को समझना आसान है और व्यवहार में लाना आसान है, फिर भी आपकी बुद्धि उन्हें कभी नहीं समझ पाएगी। यदि आप उनका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो आप असफल होंगे। मेरी शिक्षाएं दुनिया से भी पुरानी हैं। आप उनका अर्थ कैसे समझ सकते हैं? अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो अपने दिल के अंदर देखें। आइए 71वां अध्याय पढ़ेंगे। न जानना ही सच्चा ज्ञान है। मानना कि मैं जानता हूं एक बीमारी है। पहले यह जान लो कि तुम बीमार हो, तभी आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। गुरु अपना चिकित्सक स्वयं है। उसने अपने आप को संपूर्ण जानकर आरोग्य कर लिया है। इस प्रकार वो वास्तव में संपूर्ण है। आइए 72वां अध्याय देखते हैं। जब वे विस्मय की भावना खो देते हैं तो लोग धर्म की ओर मुड़ जाते हैं। जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रह जाता है
तो वे अधिकार पे निर्भर रहने लगते हैं। इसीलिए गुरु पीछे हट जाते हैं ताकि लोग भ्रमित न हों। वो बिना शिक्षा के पढ़ाता है ताकि लोगों को सीखने के लिए कुछ न हो। आइए 73वां अध्याय देखते हैं। ताओ हमेशा आराम से रहता है। ये प्रतिस्पर्धा के बिना जीत लेता है, बिना एक शब्द बोले उत्तर देता है, बिना बुलाए आता है, बिना किसी योजना के पूरा करता है। इसका जाल पूरे ब्रह्मांड को ढकता है और हालांकि इसकी जाली चौड़ी है, फिर भी ये किसी चीज को फिसलने नहीं देती है। आइए 74वां अध्याय देखते हैं। अगर आपको पता चलता है कि सब कुछ बदल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप थामे रखने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मरने से नहीं डरते, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करना मुख्य बढ़ई की जगह लेने की कोशिश करने जैसा है। जब आप मुख्य बढ़ई के औजारों को संभालते हैं, तो संभावना है कि आप अपना हाथ काट लेंगे। आइए 75वां अध्याय देखेंगे। जब टैक्स ज्यादा होता है, लोग भूखे रह जाते हैं। जब सरकार बहुत दखल अंदाजी करती है, तो लोग अपनी आत्मा खो देते हैं। जनता के हित में कार्य करें, उन पर विश्वास करो, उन्हें अकेला छोड़ दो। धन्यवाद। आप इसे पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। कई लाइन समझ में आती हैं, कई उनसे दूसरे का रिलेशन जोड़ना पड़ता है। लेकिन यदि आप ये पुस्तक पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद ओशो ने जो लाओ त्सो के ऊपर जो पूरा एक ताओ उपनिषद उन्होंने बखान कर रखा है, आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस रेफरेंस को उन्होंने, क्योंकि यहां कही गई एक एक लाइन पे शायद ओशो ने अपने आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के प्रवचन दिए हैं सिर्फ एक एक लाइन पे। जैसा कि इस अध्याय में आपने देखा होगा कि सरकार कैसे काम करनी चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा था लाओ त्सो ने, क्योंकि उस दौरान वो अपने जो डायनेस्टी चल रही थी उसके खिलाफ भी थे, उनके पॉलिसीज के। तो उनकी लेखनी में सब कुछ आता है। तो जब आप ये पढ़ लेंगे, तो जब ओशो ने लाओ त्सो के ऊपर जो बातें कही हैं, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने उस अध्याय में वो पढ़ा था उस लाइन को, उसका अर्थ ये है। और बाकी आप खुद भी स्वतंत्र हैं, अर्थ लगाते रहिए, समझते रहिए। ये बात है कि एक एक लाइन, एक एक पेज, एक एक पुस्तक के बराबर अपने अंदर अर्थ को समायोजित करके रखा है। वो आपको समझना खुद पड़ेगा। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।